सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेरणा और कहानी का नाम है स्वर लहरी, जिसके लेखक हैं गोविंद मिश्र जी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी स्वर लहरी। उसके पास एक ही शब्द था, आ, और उसे निकाल भी वह करीब करीब एक ही स्वर में रही थी। आ, आ, आ। आखिरी आ को थोड़ा खींचती थी और फिर मुड़ती थी, लेकिन जिस तरह बिना सांस लेने को रुके हुए वह आ कर रही थी, उसे वह एक ही शब्द न जाने कितने चोले ओढ़ छोड़ रहा था। जहां एक तरफ लगता कि उसे बुखार था और वह तपिश में लगातार कराह रही थी, वहीं दूसरी तरफ कभी यह भी लगता जैसे वह गुनगुना रही थी कोई लोरी की धुन किसी को सुलाने के लिए। सीट पर पैर सकोरे उस तरह उखड़ू बैठे हुए उसने अपना सारा शरीर डिजाइनों वाली एक मोटी और मैली चादर से ढक रखा था। ऊपर हाथों से जिस्म की तरफ खींचा हुआ और नीचे पंजों के बल दाबा हुआ वह एक छोटा मोटा खेमा था, जिसके अंदर उसका सब कुछ था। खेमे के बाहर सिर्फ उसका चेहरा था। जब आ आ आ आ की लूमें लेते हुए वह चादर के इधर उधर के हिस्सों को अंदर अपने शरीर की तरफ सिकोड़ती दाबती, तब ऐसा भी लगता था जैसे आ के स्वर जाड़े की वजह से निकल रहे थे। उसका डिब्बे में आ जाना, यहां तक कि गाड़ी पकड़ लेना, एक इत्तेफाक ही था। पिछले स्टेशन गाड़ी की बराबरी से वह प्लेटफॉर्म पर ही चली जा रही थी, जैसे बैठने के लिए सही डब्बा ढूंढ रही हो, या कि तब भी पशुपेश में थी कि गाड़ी पर चढ़े या कि पीछे ही रह जाए। जब गाड़ी चलने को हुई तब वह दरवाजे पर इस तरह टिकी खड़ी थी कि गिर ही जाती। दरवाजे पर खड़े भाऊ ने उसे अंदर घसीट लिया था। अंदर आकर उसने खिड़की वाली पूरी की पूरी सीट ले ली थी। प्लेटफॉर्म पर उस तरह बेमकसदी से चलते हुए भी उसके मुंह से यह आवाज निकल रही थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। अगर रही भी होगी तो बाहर की पैनी हवा उसे तितर बितर कर देती होगी खुले आसमान में। इतना तय था कि तब किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था, क्योंकि बाहर और भी ढेरों तरह की आवाजें थीं। लेकिन डिब्बे के अंदर अब सिर्फ वह उछली हुई थी। थोड़ी देर लोग उस आ में हिचकोले खाते डूबते उतराते रहे। सुबह की ऊंघ और गाड़ी के हिलने डुलने के साथ साथ, लेकिन सुबह के साफ होते ही जैसे ही ऊंघ गायब हुई और गाड़ी के धक्कों का एहसास कम हुआ, ऊपर आ गई और अब डिब्बे में सिर्फ वह थी, एक ही आवाज लगातार चलती हुई, लगता था कि वह उसका लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का एक हथकंडा था। लोग जो वैसे उसकी तरफ शायद देखते भी नहीं, अब उस आवाज से लटके हुए बैठे थे, निश्चेष्ट। उनकी इंद्रियां सुन पड़ गई थीं। वे अपने अपने कोनों में चुपचाप में खींचे बैठे थे, सामने उसकी तरफ देखने के अलावा जैसे उनके पास और कोई काम नहीं था। देखने में वह बस भयानक होते होते रह गई थी। झुर्रियों से पटे हुए चेहरे से सिर्फ दो ही चीजें ऊपर उठती थीं, और बराबरी से इधर उधर दौड़ती हुई उसकी आंखें।
खौखियाती हुई आंखें, बाहर दुनिया की लंबाई चौड़ाई नापती हुई। ऐसा भान होता था कि यही था जो वह कर रही थी। गले से तो आवाज जैसे यूं ही निकल रही थी जिसका उसे शायद एहसास भी नहीं था। आंखों से अलग हटकर नजर फिर उसके गंदे मुंह पर ही पड़ती थी। पोपला मुंह मसूड़ों की लार से चिपचिपाता हुआ, आगे नीचे के मसूड़ों पर उगे हुए 2 काले सड़े और करीब करीब घिसे हुए दांत, जहां आकर लार तब तक अटकी रहती थी जब तक उसे फाड़ कर गुजर सकती थी। उसके आगे फिर वह उसे चाट कर अंदर कर लेती थी। सर्दी में तुर्शी आना अभी बाकी थी। के साथ बाहर एक उजला दिन पैदा हो चुका था। गाड़ी अगल बगल के खेतों में उगे छोटे छोटे पौधों पर हवा की सरसराहट बिछाते हुए सामने दौड़ी जा रही थी। गाड़ी की आवाज भी उसकी को दाब नहीं पा रही थी। अब तक वह सिर्फ लार को रोकने के लिए मुश्किल से एक आध पल को रुकी थी, और जिस लगातार क्रम से निकलकर बाहर फैल रहा था, उससे उसके थकने का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता था। उल्टे यही लगता कि उसके गले में कोई सुराख है जहां से आवाज लगातार बाहर झर रही है, जैसे संडास का पानी गाड़ी के भचर भचर से बाहर निकलकर डब्बे में इधर उधर डोलने लगा था। अब चमक जा बुढ़िया, काहे खा आयात है, भाऊ ने प्यार भरी डपट दी। एक पल के लिए टूटा। उसकी इधर उधर दौड़ती हुई बिल्ली जैसी आंखें किसी एक बिंदु पर थोड़ी देर को थमी, फिर दांतों के खूंटों पर अटकी हुई लार इस बार अंदर ना ले जाकर उसने बाहर ही पिच से फेंक दी, ठीक अपने सामने। ए बुढ़िया, खिड़की के बाहर थूक, जहां बैठती है वहीं गंदगी करती है, दूर बैठे एक ने ललकारते हुए कहा। उसने सुना जरूर था, क्योंकि वह फौरन ही अचकचाकर इधर उधर देखने लगी थी, पर शायद उसे शिकायत समझ में नहीं आई थी। हैरानी उसके चेहरे पर मुश्किल से 1 सेकंड को रुकी। उसे झटक कर अलग फेंकते हुए वह फिर में चल पड़ी। की रस्सी ने उनकी गर्दन को फिर कस लिया था, और अब वह उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। नफरत की जो पतली झिल्ली उसके सामने थूक देने से ही फैली थी, वह भी उस एकरस आवाज में जल्दी ही दब गई। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जब तक उसकी चालू थी, वे उसमें लटके रहने को मजबूर थे। उन्हें इस तरह लटकाए हुए वह अपनी आंखों के बल फिर चारों तरफ दौड़ रही थी। किसी एक चेहरे पर वे आंखें कभी नहीं टिकती थीं, लगातार फिसलती चली जाती, भूखी, खौखियाई, चोर आंखें। कहाँ जाएगी? एक शिक्षित से दिखते सज्जन ने पूछा। उसकी आंखें एक पल को उनके चेहरे पर रुकी, फिर फिसलकर अलग चली गईं, घूमती हुई लाइट हाउस की रोशनी की तरह। में कहीं कोई हल्की मरोड़ भी नहीं उठी थी। आखिर खिंचते खिंचते वह बिंदु आया जहां लगातार बहती उस आवाज की एक रास्ता और लिजलेचाहट से लोगों को उकताहट होने लगी। इसके पीछे उसके थूकने के लिए पैदा हुई नफरत भी कहीं हिल गई थी। वह क्या चाहती थी? उसे कहां जाना था? अगर यह कुछ पता चल जाता तो शायद बात कुछ ढीली पड़ी होती। वे उसे ध्यान से उतारने की कोशिश करने लगे। कुछ अपने घरोंदों में लौट आए, कुछ बाहर देखने लगे। भागते पेड़, फैले खेत, इधर उधर उगी कंटीली झाड़ियां, मवेशियों के झुंड, बैलगाड़ियां, कौतूहल में गाड़ी की तरफ आवाज लगाते या बराबरी से दौड़ने की कोशिश करते बच्चे, नंग धड़न, धूल में सने हुए मरियल बैलों को मारते फटे हाल किसान, हल्की नाल को दबाने में सहारा देती हुई उनकी पत्नी थिगड़ता धोती में। वे ज्यादा देर तक बाहर ना रह सके। अलग अलग घेरों पर भी उसकी आवाज जाकर चोट करती थी।
और लोग बातचीत भूलकर उसकी तरफ देखने लगते। कुछ करते होते तो वह भी बीच में ही कहीं अटक जाता था। उसकी दौड़ती हुई नजरों से कुछ भी ढका या कटा हुआ नहीं रह सकता था। पहले आ की आवाज खटखटाती, फिर पीछे से उसकी नजरें आकर उकेल कर धर देती। घरौंदा डह जाता और आदमी आ में करुड़ता हुआ फिर उसी से जा लगता था। जो बाहर देखते थे उनकी गर्दन जैसे कोई पीछे से पकड़कर इधर को मोड़ देता था। आ आ आ आ आ आ सब तरफ यह था। लोग बाग अब उस आवाज के एकदम ऊपर चील की तरह उड़ने लगे थे। झपट्टा मार कर आवाज को छेदने और फिर उसे फाड़ डालने के लिए खुद को तैयार करने लगे थे। तभी उसने आ के बीच में कहीं पानी मिलाकर आगे सरका दिया। लोगों के लिए जैसे वह एक नया शब्द था और वे उस पर चिपक गए। उनका तनाव हल्का पड़ा। उसे पानी पिलाने की व्यग्रता उन्हें सालने लगी। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो उसे पानी के नल तक ले जाने और वापस ले आने की जिम्मेदारी लिए कई लोग आगे बढ़ाए। बुढ़िया प्यासी है? उसने ऊपर अचंभे की नजरों से देखा। उसे उनमें जरा भी दिलचस्पी न थी। जैसे कि अगर वह प्यासी थी भी तो उसे साथ ही यह दंभ भी था कि पानी के लिए उसे उनमें से किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, या कि फिर पानी भी आ के क्रम में एक और शब्द था, उतना ही बेमकसद और अर्थहीन। वह काफी दूर जा चुकी थी तभी ही, और जहां तक उसे याद भी नहीं था कि वह शब्द उसके अपने गले से ही निकला था, जहां से आ फिर पहले की तरह बाहर की तरफ बह रहा था लगातार। बराबर वाली खिड़की की सीट पर ही भाऊ ने अपने कलेवा का इंतजाम शुरू कर दिया। साफी में बंधी हुई गठरी को खोलकर गुड़ और आटे का एक सख्त पर बड़ा लड्डू निकाला और पानी के लोटे की आड़ किए फोड़कर खाने लगे। उसकी दौड़ती हुई नजरें लड्डू पर अटक कर रह गईं और अब वे सिर्फ भाऊ के कार्यकलापों पर रेंग रही थी। लड्डू तोड़ती हुई भाऊ की उंगलियां, पिसान के एक बंधे हुए टुकड़े को ऊपर मुंह तक ले जाता हुआ हाथ, और फिर जायके में चक्की की तरह चलता हुआ रसदार मुंह। उसकी नजरें इसी क्रम को नीचे से ऊपर तक नापती और नाप कर फिर लड्डू पर उतरती थीं। आंखें जो लपलपाती आग की तरह सब कुछ लीलने की शक्ति रखती दिखती थीं, उन्हें अब लड्डू के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। साथ साथ चल रहा था आ आ आ आ आ आ। जैसे ही भाऊ अगला कौर ऊपर ले जाने लगे, उसने अपनी हथेली चादर से बाहर निकालकर भाऊ के मुंह और हाथ के बीच खड़ी कर दी। भाऊ के हाथ और मुंह के बीच अब उसकी हथेली का पर्दा था। भाऊ कुछ घबराए हुए एक पल उसे देखते रह गए, फिर बिचक कर दूर हटे और उन्होंने हाथ में रखा पिसान का वह टुकड़ा उसकी चितकबरी हथेली में दूर से डाल दिया। हथेली में गिरते ही औरत ने लड्डू के उस टुकड़े को मुट्ठी में कसा और खींचकर अपनी तरफ ले आई। दूसरे हाथ से उसका एक बड़ा सा कौर तोड़कर उसने अपने मुंह में भर लिया और चपचप करने लगी। आ बंद हो गया था और उसकी जगह अब चपचप की आवाजें थीं। उसकी आंखें सब तरफ से हटकर हाथ में रखे लड्डू के एक टुकड़े पर ही थीं। अगल बगल झांकती हुई भी वह लड्डू में ही झुकी जा रही थी। तेजी से खाने में लगी थी कि कहीं लड्डू कोई और छीन न ले जाए। उसका कसा हुआ चादर ढिलिया गया था। चादर के अंदर वह करीब करीब नंगी थी।
3-4 कौर उसने जमकर खाए, एकदम डूबकर। उसके बूढ़े मसूड़े कड़े पिसान के कौरों को मीसने में लगे हुए थे। फिर उसने पानी के लोटे की तरफ इशारा किया, निहायत बेतकल्लुफी से, जैसे कि भाऊ कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका सहयात्री था। भाऊ ने लपक कर अपने दोनों हाथों से लोटे को फांसकर अपनी तरफ घसीट लिया। वह एक लड्डू का टुकड़ा तो दे सकते थे, लेकिन लोटा नहीं। यौना में लिए, भाऊ ने साफ साफ कहा और अपनी पीठ उसकी तरफ करते हुए वह डिब्बे की दीवारों की तरफ मुंह करके बैठ गए, बिना किसी व्यवधान के कलेवा करने। ऐसा लगा कि इस पर बुढ़िया को थोड़ी नहीं अच्छी खासी हैरत हुई। उसकी चोर आंखों में पहली बार हल्की उदासी के रंग तिराए थे, पर उन्हें झुठलाते हुए वह फिर मुंह में पड़े कौर पर उतर गई। बड़े बेमन से चबा रही थी और अगला कौर उससे नहीं ही लिया गया। हथेली पर पिसान का अच्छा खासा टुकड़ा अब भी खत्म करने को पड़ा हुआ था, पर उसकी नजरें किसी दूसरी बेचैनी में भटक रही थीं, या कि वे अब लोटा हथियाने का तरीका सोच रही थीं। ऐसा लगता था कि उसके गले में कौर अटक गया था, जिसे धसकाने के लिए पानी की तत्काल जरूरत थी। उसकी आंखें पहले की तरह चारों तरफ फिर दौड़ने लगी थी। नदारत था तो उन्हें ताल देने वाला आ। गले के उस सुराख को शायद आटे की लुगदी ने मूंद दिया था। उसका मुंह बंद था। थोड़ी देर को वैसे ही अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ाते हुए जैसे वह कहीं अटकी बैठी रही। बीच बीच में हथेली पर अब भी रखे लड्डू के बड़े टुकड़े की तरफ देख भी लेती, फिर अगली उचक में नजरें इधर उधर बैठे लोगों पर चली जाती। कुछ देर यही क्रम चलता रहा, थोड़ा ढीले ढाले ढंग से। जल्दी ही सामने और लड्डू पर बारी बारी से देखने में तेजी आने लगी। फिर यूं ही कुछ सोचते हुए या कि एकाएक किसी रौ में आकर उसने लड्डू के टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया और चादर से अपने नंगेपन को ढकते हुए आ को फिर टटोलने लगी। थोड़ी ही देर में आ का स्वर गले के सुराख से पहले की तरह झड़ने लगा था। भाव कलेवा खत्म कर चुके थे। लोटे से पानी पीकर उन्होंने एक उम्दा डकार ली, अपनी मूंछों को अंगूठे और उंगलियों से सवारा और खिड़की के बाहर हाथ निकालकर धोने लगे, बाएं हाथ से लोटे का पानी गिराते हुए। घूमती हुई उसकी नजरें अब वहां आकर ठहर गईं। वह उनके हाथ धोने को उसी गहराई से ताक रही थी जैसे थोड़ी देर पहले उसने लड्डू को फोड़ते खाते जाते देखा था। हाथ धोने की एक एक हरकत पर जैसे उसकी फटी फटी आंखें छपके की तरह आ चिपकती थी। वहां से आखिर वह उखड़ी सामने की तरफ उसी ढंग से चिपक जाने के लिए अपनी पटरी पर अलग चल रहा था। अगली बार जब उसने लोगों को देखना खत्म कर खिड़की की तरफ गर्दन मोड़ी तो झटके में भाऊ के बाहर निकले हाथ और लोटे पर थूक दिया। भाऊ थरथरा गए, संभल ही नहीं पाए। कांपते हाथों से उनका लोटा छिटक कर नीचे गिर गया और एक टन सी आवाज के बाद खनखनाता हुआ एक दलदल भरे पोखर में घुसकर बिला गया। ए बुढ़िया, क्या कर रही है ते? यो बता। भाऊ ने गुस्से में डंडा उठा लिया था। मोड़ लोटा निकाल। छोड़िए, अब वह तो गया, पीछे से किसी ने सुझाया। पागल है, कहाँ गलती की नहीं यही कर चढ़ाए के। भाऊ पस्त थे, अपना सामान समेटकर दूर करोड़ लाए। क्या भरोसा वह जो चाहे नीचे फेंक दे। भाव की देखा देखी आसपास बैठे और लोग भी अपने सामान की हिफाजत के लिए चौकन्ने हो गए। वे अब उसे हल्की दहशत में ताक रहे थे। उन सब से दूर वह अपनी में छकछकाती चली जा रही थी। तो ये थी कहानी स्वर लहरी। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया।